नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सरोकार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, बैंकिंग व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में भारत में भी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती देने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते वर्ष ही एक ऐसी योजना लागू की गई है जो बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एकीकृत लोकपाल योजना की, जिसे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम भी कहा जाता है। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल श्री अरुण भगोलीवाल जी कार्यक्रम में उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला। नमस्कार। तो सर, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में, तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि आसान भाषा में आप आज हमारे दर्शकों को और बैंकों के जो उपभोक्ता हैं उनको इस योजना के बारे में जानकारी दें। देखिए, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए तो रिज़र्व बैंक करीब 25-26 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है। हम लोग की जो पहली ओम्बड्समैन स्कीम थी वो 1995 में आई थी, और उसके बाद से इसमें जैसे जैसे बैंकिंग में बदलाव आते गए वैसे वैसे इस स्कीम में भी बदलाव हम लोग करते गए। धीरे धीरे करके हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया रिज़र्व बैंक में कि NBFCs या जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि ये जो NBFCs हैं ये वो हैं जिनके साथ अक्सर इस तरह के लोग जुड़े हैं, जैसे जो लोग रोज़ का रोज़ उधार लेते हैं, जैसे रेहड़ी वाले, सब्ज़ी वाले। तो इन संस्थाओं का महत्व बहुत बढ़ गया। तो हम लोगों ने एक नई ओम्बड्समैन स्कीम NBFCs के लिए या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए चालू करी। अगेन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, आपने देखा भी होगा, अब हम लोग आमतौर पे लोग डिजिटल पेमेंट्स ही करते हैं। हम लोग सब्ज़ी खरीदने जाएं, फल खरीदने जाएं तो वहाँ पे एक QR कोड लगा होता है, उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो ये रियलाइज़ किया कि अच्छा, जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स बढ़े तो डिजिटल पेमेंट के जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, या जिनको हम लोग टेक्निकल भाषा में सिस्टम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें बहुत बढ़ गई। तो फिर एक और स्कीम इनके लिए ले आया रिजर्व बैंक। तो उस तरह से हुआ क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी 3 लोकपाल स्कीम्स या ओम्बड्समैन स्कीम्स कॉन्करेंटली साथ साथ चलने लगी। अब इससे इस मतलब प्रोसेस तो ये अच्छा ही था, आम जनता के भले के लिए था, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट हो रहा था कि अक्सर आम आदमी को ये समझ में नहीं आता था कि मुझे शिकायत करनी कहाँ है। भाई, अगर वो किसी सिस्टम पार्टिसिपेंट को यूज़ करके पेमेंट कर रहा है तब भी उसका किसी ना किसी बैंक में खाता है, तो उसे ये नहीं समझ में आता था कि मैं बैंक के खिलाफ शिकायत करूं या मैं इस सिस्टम पार्टिसिपेंट के खिलाफ शिकायत करूं। सिमिलरली, अगर उसने मान लीजिए किसी NBFC से लोन ले रखा है, तो अब जब उसको वो पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट तो उसका किसी ना किसी बैंक से ही कट के जा रहा है, तो वो वहाँ पे जुड़े हुए हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि हम शिकायत करें तो किसके खिलाफ करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक नई स्कीम रिजर्व बैंक ने चालू करी गत वर्ष, जैसा आपने बताया 12 नवंबर को 2021, जिसमें कि हम लोगों ने इन तीनों स्कीम्स को मर्ज कर दिया। तो अब एक आम आदमी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी शिकायत प्रिसाइसली किस लोकपाल के पास जानी चाहिए। वो बैंकिंग लोकपाल के पास जानी चाहिए, या वो गैर बैंकिंग लोकपाल के पास जानी चाहिए, या वो डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लोकपाल के पास जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मूव फॉरवर्ड था। दूसरी एक और चीज़ हम लोग जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे थे कि जो लोकपाल थे उन सबको अलग अलग कार्यक्षेत्र निर्धारित किया हुआ था। तो जैसे मान लीजिए लोकपाल देहरादून, तो लोकपाल देहरादून पूरा उत्तराखंड देखेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिले भी वो देखेगा। अब लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ज्योग्राफिकली आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 से ज़्यादा ज़िले हैं। तो मेरठ में एक मान लीजिए एक कोई उपभोक्ता है जो शिकायत करता है, वो शिकायत करना चाहता है, उसको ये समझ में नहीं आता था कि मैं मेरठ में हूँ, ये उत्तर प्रदेश हो गया, तो मुझे शिकायत देहरादून लोकपाल को मैं करूँ, या मैं कानपुर लोकपाल को शिकायत करूँ, या मैं न्यू दिल्ली के लोकपाल को शिकायत करूँ। और ऐसी प्रॉब्लम्स कई जगहों पे आ रही थी।
तो इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए अगेन इस स्कीम में क्या चेंजेस किए गए कि अब आप कहीं भी हों, आप एक ही पोर्टल है उस पर आप जाइए, जैसा कि ये कहती भी है, आप स्कीम के नाम से ही क्लियर होता है कि एकीकृत लोकपाल योजना। तो आप कहीं भी बैठे हों, आप मध्य प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, राजस्थान में हैं, तमिलनाडु में हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा लोकपाल चेन्नई में है कि मुंबई में है कि त्रिवेंद्रम में है कि देहरादून में है। आप सिंपली उस पोर्टल पर जाइए, आप अपनी शिकायत लॉन्च कर दीजिए। आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम जिस संस्था के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं क्या ये सही जगह पहुंच रही है, क्योंकि वो सही जगह ही पहुंच रही है। पहले भी वो शिकायत का निवारण किया जाता था, जैसे अगर वो शिकायत मान लीजिए बैंकिंग लोकपाल के पास आ गई, लेकिन उसका संबंध गैर बैंकिंग लोकपाल से है, तो हम उसे फॉरवर्ड कर देते थे। हमारे पास अब डिजिटल सिस्टम्स हैं, हम उसको फॉरवर्ड करते थे, लेकिन उसमें थोड़ा समय जाता था। अब जो नया स्कीम है और जो नया सिस्टम है उसमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। जो वो बीच की आप कह सकती हैं जो किंग्स थे या जो कमियां थी वो रिमूव कर दी गई। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाया हमें इस स्कीम के बारे में। अरुण जी, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति बैंक में जाता है और कोई शिकायत उसको करनी होती है, तो कितना समय पहले बैंक ही उस शिकायत को निपटाने का या उसका समाधान निकालने का काम करता है, और कितना समय होने के बाद तब जाकर उसको लोकपाल का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? ये आपने सोनाली जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इसमें मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ये अच्छे से उन्हें समझना चाहिए कि जब भी उनकी शिकायत या जब भी जो कॉज ऑफ प्रॉब्लम है उनको नज़र आता है, तो उन्हें सबसे पहले अपने बैंक में जाके लिखित में शिकायत करनी चाहिए। वो चाहे उनके पोर्टल पे करें, आजकल बहुत से बैंक्स अपने कॉल सेंटर्स के थ्रू भी शिकायतें लेते हैं और आपको एक डॉकेट नंबर देते हैं, या आप लिखित में उन्हें शिकायत दें। उसके बाद आपको 30 दिन ज़रूर रुकना चाहिए। जो शिकायत करता है उन्हें 30 दिन रुकना चाहिए। अगर 30 दिन में आपका बैंक आपकी शिकायत का निवारण नहीं करता है, या कि जो वो निवारण करता है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तब आप हमारे यहाँ शिकायत करिए। अक्सर क्या होता है कि जब हमें मतलब एक आम शिकायतकर्ता के अगर नज़रिए से देखें तो उन्हें जैसे पैसे का नुकसान हो गया, उन्होंने शिकायत करी बैंक को, 5 दिन नहीं बीते उन्होंने हमको शिकायत कर दी। तो ऐसे में वो शिकायत को हम लोग हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं नॉन मेंटेनेबल, यानी कि ये मेंटेन करने योग्य नहीं है, करके हम उसे बंद कर देते हैं। तो उससे शिकायतकर्ता को अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है बजाय कि कम के। तो उन्हें 30 दिन ज़रूर रुकना चाहिए बिल्कुल शिकायत करने के बाद। बिल्कुल अरुण जी, तो 30 दिन का समय बैंक को एक तरह से देना चाहिए उस समस्या का समाधान निकालने के लिए। Correct. लेकिन उसके बाद जानना चाहेंगे कि जब लोकपाल के पास वो मामला आता है तो लगभग कितना समय लगता है किसी भी आम उपभोक्ता की समस्या का समाधान करने के लिए? तो वहाँ पर कितना लंबा ये प्रोसीजर चलता है? देखिए अगेन जो हमारी स्कीम है उसमें तो कोई टाइम लिमिट एज सच प्रिस्क्राइब नहीं है, कि समय का प्रावधान नहीं है कि इतने दिन में आपको शिकायत का निवारण कर देना है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 60 दिन में शिकायत का निवारण कर दें। अगेन अक्सर ये जो समय लगता है ये शिकायत की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए इसमें तरह तरह के मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, कई सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं, NBFCs इन्वॉल्व हैं या सिस्टम पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं, अक्सर जो अमाउंट इन्वॉल्व है उससे भी फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो नेचुरल सी बात है कि उसके ऊपर हम भी ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और सारे बैंक्स जो संस्थाएं हैं जिनके खिलाफ शिकायत की गई है वो भी बहुत केयरफुल रहेंगे, वो अपने तरह तरह के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, तो उनमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आम तौर पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 60 दिन में शिकायत का निवारण हो जाए। बिल्कुल। अरुण जी, जिस तरह से अब ये नई जो ये योजना है, अब ये शुरुआत इसकी हो चुकी है, ऐसे में किस तरह के मामले अब आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय में अब ज़्यादा किस तरह की शिकायतें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं, किस तरह के मामले अब, क्योंकि डिजिटली भी अब काफ़ी चीज़ें बढ़ती गई हैं, चाहे कोविड के बाद की बात करें, तो किस तरह के ज़्यादा मामले अब या ज़्यादा शिकायतें अब आप लोग देखते हैं? एक्चुअली ये जिसको कहना चाहिए कि विद अ हेवी हार्ट मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी हम लोगों को करीब 50% से ज़्यादा शिकायतें
फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस की मिल रही हैं। यानी कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो लोगों को ट्रिक करके उनसे पैसा किसी तरह से गलत अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवाना, उनके एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स क्लोन करना, या हालांकि अब बहुत कम हो गया है क्लोनिंग, लेकिन फिर भी तरह तरह के तरीके हैं उनके पास, जिनके बारे में हम लोग कंटिन्यूअस, मतलब रिज़र्व बैंक भी और सभी वित्तीय संस्थाएं एजुकेशनल कैंपेन्स चलाती रहती हैं। असर हो रहा है, लेकिन अभी भी जिसको कहना चाहिए कि रास्ता थोड़ा लंबा है। बिल्कुल। और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस तो आप समझिए कि हर कुछ दिनों के बाद एक नया तरीका है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का। तो जो मोटे कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर हम याद रखें, अगर हमारे जो उपभोक्ता लोग हैं वो उन कोर प्रिंसिपल्स को याद रखें, तो उन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस से बचे रह सकते हैं। कोर प्रिंसिपल्स बेसिकली ये हैं कि एक तो जो हमारे सीक्रेट पासवर्ड्स हैं, OTP, CVV नंबर कार्ड पे पीछे जो लिखा होता है, वो हम किसी से शेयर ना करें। और ब्रॉडली दो तरह का आपको कम्युनिकेशन, फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं हमेशा यूँ समझ लीजिए आपको दो तरह से ट्रिक करते हैं। एक आपको किसी चीज़ का लालच दिखा के, या आपको किसी चीज़ का भय दिखा के। तो लालच में आप देखिए बहुत से तरह की चीज़ें होती हैं। आपने कहा कि साहब आपने किसी पोर्टल पे लगाया कि जो हम शिकायतें हम लोग बहुत देख रहे हैं कि मेरा ये मकान है, मैं इसको किराए पे उठाना चाहता हूँ, और आपको एक फ़ोन आता है, वो कहता है कि साहब मुझे जल्दी में आपसे मुझे मकान लेना है, और वो दे रश यू थ्रू, आपको थोड़ा सा हड़बड़ी देते हैं, कहते हैं मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, आप जल्दी बोलिए। तो आपने कहा हाँ भाई ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसमें ही वो आपसे आपको रश करके और लालच दिखा के आपसे आपके जो बेसिकली UPI बेस्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं वो आपसे गलत पासवर्ड्स ले लेते हैं आपके, और आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप पैसा रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो ये तो हो गए जो आपको लालच दिखा के करने वाले हैं, और इसी तरह से आपको भय दिखा के करने वाले भी हैं। वो सबसे कॉमन जो 2-3 तरीके हैं, एक तो आपको बोलेंगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका KYC इनवैलिड होने वाला है, और ये बहुत ही कॉमन तरीका है, बहुत कॉमन है। हाँ, एक ये बैंक से। दूसरे बोलेंगे कि आपका सिम कार्ड जो है वो इनएक्टिव होने जा रहा है, आप तुरंत इसको करिए, मैं फला टेलीकॉम कंपनी से बोल रहा हूँ। और तीसरा जो भय दिखाते हैं वो एक इंटरनेशनल ट्रेंड है पूरी दुनिया में, वो आपको टैक्सेशन अथॉरिटीज़ का भय दिखाते हैं, है ना। तो वो आपसे कहेंगे कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या जैसे US में कहते हैं मैं इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से बोल रहा हूँ, और आपको भय दिखाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई कहीं हो सकता है मेरा टैक्स वो हो, और उसको दिखा के आपको जब आप थोड़ा गफलत की स्थिति में होंगे, परेशान होंगे, तो आप उनको वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो कि आपको आमतौर पे नहीं देनी चाहिए। अदर देन दैट जो एक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि हम लोगों को सिर्फ जो सिक्योर्ड वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम वो एक लॉक का निशान बना हुआ देखते हैं, सिर्फ उन पे ही ट्रांजैक्शंस करने चाहिए। बहुत से लोग ये सोच के कि अरे भाई यहाँ तो बहुत सस्ता कोई सामान मिल रहा है, या यहाँ तो मोबाइल आधे दाम में मिल रहा है, यानी कि किसी भी तरह के प्रलोभन या लालच में ना आए। करेक्ट। और सीधे बैंक के माध्यम से ही जो पारदर्शिता है जहाँ पर बनी हुई, वहाँ से अपना लेन देन करें। अरुण जी, आपसे जो अगला सवाल जानना चाहती हूँ, अब इस प्रणाली के बारे में और समझना चाहती हूँ कि जब एक आम उपभोक्ता शिकायत करने जाता है तो किस तरह का प्रोसेस अब RBI की तरफ से है, किस तरह का प्रोसेस उसको अब फॉलो करना पड़ता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि कैसे शिकायत दर्ज की जाती है। करेक्ट। देखिए, शिकायत करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सभी तरीके बता देता हूँ। एक तो जो सबसे सरल और आसान तरीका है वो है हम लोगों का जो CMS पोर्टल है। एक रिज़र्व बैंक ने CMS पोर्टल बनाया है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। वो आप गूगल करेंगे, cms.rbi.org.in करके एक पोर्टल है। वो सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि उसके ऊपर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जिस पर कि आपको तुरंत SMS आ जाएगा, मेल आ जाएगी, और जो जो आपकी शिकायत में जो जो प्रोसेस होता जा रहा है, जो जो आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। तो वो तो सबसे अच्छा तरीका है। उसके अलावा उस पे अपडेट्स भी अवेलेबल, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको अगर मान लीजिए कि इंटरनेट से आप बहुत फेमिलियर नहीं हैं, या
आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं दूर दराज गांव में रहते हैं, तो आप ऑफलाइन जो पुराना तरीका है, आप चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं। चंडीगढ़ में हम लोगों ने एक अपना सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है रिजर्व बैंक ने। आप उस पर एक चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। आप उसी ये जो सेंट्रलाइज्ड रिसीट है, इसका एक ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत लिख के भेज सकते हैं। तो ब्रॉडली ये 3 तरीके हैं। फिर भी मैं आपको आपके दर्शकों को बताऊंगा कि जो पहला तरीका मैंने बताया वो बेस्ट है, क्योंकि आपकी शिकायत पे तुरंत काम शुरू होता है। जब आप मेल करते हैं तो कोई ना कोई उस मेल के सारी इन्फॉर्मेशन को कहीं इनपुट करता है, या जब आप लिखित में भेजते हैं स्नेल मेल से तो भी कोई ना कोई उसको पुट करता है, जिसमें कि कहीं पर कुछ गलती भी हो सकती है और समय तो नॉर्मल सा लगेगा ही। तो उसके बजाय जो वो पहला तरीका है पोर्टल पे जाके, वो सबसे अच्छा तरीका है। वही तरीका कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम लोग इख्तियार करें। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या किसी मामले में ऐसा भी होता है कि उपभोक्ता को आमने सामने बिठाकर भी बात हो, क्योंकि कई मामले ऐसे भी होते हैं या उपभोक्ता ये भी चाहता होगा कि जब लोकपाल पर शिकायत दर्ज की है और मेरी शिकायत प्रोसेस में है तो कहीं ना कहीं अपनी बात और अच्छे से रखने के लिए भी वो चाहता होगा कि कोई हमसे बात करे। तो क्या ऐसी चीज़ें भी हैं, किसी लेवल पे आके ऐसा भी किया जाता है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये उपभोक्ता से डायरेक्टली कम्युनिकेट करे? जी, हम लोग उपभोक्ताओं को, देखिए क्या है कि उपभोक्ता एक काफ़ी बड़े जोग्राफिकल एरिया से हैं जो कि शिकायतकर्ता आपके पास आते हैं। तो सब शिकायतकर्ताओं को तो हम लोग बुलाते नहीं हैं। अक्सर उसमें खर्चा इन्वॉल्व है, लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ पर ख़ास तौर पे पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ, जहाँ पर बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं या कोई बहुत टेक्निकल इशू इन्वॉल्व है, जहाँ पर कि बहुत क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, किसी समस्या को तार तार करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम लोग उपभोक्ताओं को भी और जिस संस्था के खिलाफ उन्होंने शिकायत करी है उन दोनों को ही अपने दफ्तर में बुला लेते हैं, जहाँ पर कि हम लोग उनके लिए एक रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग करते हैं। तो उस रिकॉन्सिलिएशन मीटिंग में कोशिश ये करते हैं कि एक रिकंसाइल करना, कि एक मिडिल ग्राउंड पे आ जाएं आप, है ना, ऐसी भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अरुण जी, आपने ये जो आपका जो सिस्टम है, ये संपर्क केंद्र है, इसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह से ये काम करता है? और अब क्योंकि 3 जो अलग अलग लोकपाल थे उनको एक जगह उनका समावेश कहीं ना कहीं कर दिया गया, तो किस तरह से हैंडलिंग वहाँ पर की जाती है? जब कोई शिकायत आती है तो किस तरह से उसको डाइवर्ट किया जाता है? वो सिस्टम कैसे काम करता है? और क्या कोई टोल फ्री नंबर भी है उपभोक्ताओं के लिए? चंडीगढ़ में हम लोगों का एक कॉल सेंटर जैसा बनाया गया है, जिसका नंबर है 1448 या 14448। इस पर कंप्लेनेंट्स जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 5:15, वो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत तो पोर्टल के माध्यम से शिकायत तो पोर्टल पे हो जाएगी, बाय पोस्ट होगी। करेक्ट। ये जो कॉल सेंटर है ये ऑलरेडी करीब 8-9 भाषाओं में है, जिस पर कि आप कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पोर्टल की जानकारी नहीं, आप खोज नहीं पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये पोर्टल भी कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड पोर्टल हो जिस पर मैं अपनी सारी जानकारी दे दूं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी जब आप शिकायत करते हैं तो अगेन ये जो मैंने आपको बताया CRPC सेंट्रलाइज्ड रिसीट सेंटर, इस सेंटर में से सारी शिकायतें वो एक तो एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के बेसिस पे शिकायतें अलॉट की जाती हैं, और डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स, उसमें लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैं वगैरह, वो शिकायतें अलॉट कर दी जाती हैं डिफरेंट ओम्बड्समैन ऑफिसेस को। तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो ओम्बड्समैन ऑफिसेस हैं उनको वो शिकायत अलॉट कर दी जाती है उसके त्वरित निपटान के लिए। बिल्कुल। अरुण जी, अब जानना चाहूँगी कि लोकपाल पे कोई मामला आया और उसका समाधान भी निकल गया कहीं ना कहीं, लेकिन उपभोक्ता अगर लोकपाल के फैसले से या उसके समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो क्या उसके बाद भी किसी तरह का प्रोसेस है? हाँ, लोकपाल के फैसले से अगर वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोप नहीं सकते किसी पर भी फैसला, और अगर किसी भी मामले पे अगर उपभोक्ता सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लिए फिर आगे क्या चीज़ की जा सकती है? जो हम लोग की स्कीम है, तो उस स्कीम में कुछ क्लॉजेज हैं
अगर उन क्लॉजेज में उसकी शिकायत को हमने बंद किया है तो उसको पूरा अधिकार है। हमारे यहाँ एक अपीलीय अधिकारी हैं। अपीलीय अधिकारी एक बहुत सीनियर ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्तर का एक अधिकारी हैं। उनको अपीलीय अधिकारी बनाया जाता है। वो स्ट्रेट जाके उनको अपील कर सकता है। अगर उसने पोर्टल पे किया है वो पोर्टल के थ्रू ही अपील कर सकता है और उसके बाद वो अपीलीय प्राधिकारी उसको फिर उस शिकायत को देखते हैं और अगर उनको लगता है कि मान लीजिए कि लोकपाल का निर्णय ठीक नहीं है तो वो लोकपाल को वापस वो शिकायत भेज सकते हैं या कि चैलेंज किया जा सकता है लोकपाल का निर्णय। बिल्कुल, वो लोकपाल को वापस भेज सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई आप इस शिकायत को फिर से देखिए, या लोकपाल के निर्णय को पलट भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल आपका सिस्टम है कंप्लेंट रेजोल्यूशन का, उसमें ये जो लोकपाल है ये एक क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी है। तो इसके अलावा कुछ पैरेलल सिस्टम्स भी हैं। भाई अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं, आप एक कंज्यूमर फोरम को अपील कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं। यानी कि जो उपभोक्ता है उसको सेटिस्फाई करना कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है ये चारों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। उप लोकपाल की क्या भूमिका होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें उप लोकपाल का प्रावधान भी है, तो उनकी इसमें पूरे में भूमिका क्या है इस योजना में? ये जो नई योजना आई इसमें पहली बार एक उप लोकपाल पद का गठन किया गया। तो दरअसल पाया ये जा रहा था कि इतनी ज़्यादा शिकायतें आ रही थीं कि उनमें कई शिकायतें जिनको मैंने अभी यूज़ भी किया था नॉन मेंटेनेबल। तो वो शिकायतें ऐसी थीं कि जैसे मान लीजिए या तो वो शिकायतकर्ता पहले ही शिकायत कर चुका है या उस शिकायतकर्ता ने अपने बैंक को या वित्तीय संस्था को 30 दिन का समय नहीं दिया है, या मान लीजिए कि उसका इसी शिकायत से संबंधित किसी कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये शिकायतें नॉन मेंटेनेबल होती हैं। तो इस तरह की शिकायतें अब लोकपाल के बजाय उप लोकपाल के स्तर पे ही बंद की जा सकती हैं। दूसरा, ऐसी शिकायतें जहाँ पर कि बैंक ने या वित्तीय संस्था ने शिकायतकर्ता ने शिकायत करी और उन्होंने उसका तुरंत निराकरण कर दिया तो शिकायतकर्ता सेटिस्फाइड है। ये शिकायतें भी, या यूँ समझ लीजिए कि जो ऑफ अ लेसर कॉम्प्लेक्स नेचर, जिनमें कि कोई ज़्यादा पेचीदगी नहीं है या उसकी संतुष्टि हो ही गई है शिकायतकर्ता की, ऐसी शिकायतें उप लोकपाल के पद पे ही बंद की जा सकती हैं। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शिकायतें हैं वो शिकायतें लोकपाल के पास। बिल्कुल। अगर जागरूकता की बात करें, एकीकृत लोकपाल योजना की जागरूकता की बात करें, तो आरबीआई के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है। हम ये कार्यक्रम करने का मकसद, ये उद्देश्य भी यही है। लेकिन क्या आरबीआई के जरिए बैंकों को भी निर्देशित किया गया है कि उपभोक्ता को भी कहीं ना कहीं बताए कि अगर आप हमारी किसी भी चीज़ से आप संतुष्ट नहीं है तो आप भी आगे लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं? तो क्या बैंक भी अपने तरफ से उपभोक्ताओं को ये जानकारी देता है कि ये चीज़ भी है, ये योजना भी है आप ही के लिए? बिल्कुल। जितने भी बैंक हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो अपनी ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो रिजर्व बैंक ने उनको निर्देशित किया हुआ है कि आप अपनी ब्रांचेस में कुछ खास तरह की इन्फॉर्मेशन है या लीफलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, उनको आप लगा के रखेंगे जिसमें कि आप उस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे कि अगर आप मेरी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कैसे इस बैंकिंग लोकपाल को संपर्क कर सकते हैं या कैसे इस लोकपाल को शिकायत की जा सकती है। वो सारी डिटेल्स ब्रांचेस में उपलब्ध भी हैं और उन फ्लायर्स को, लीफलेट्स को अक्सर पोस्टर्स की तरह वहाँ पे चिपकाने के निर्देश भी हैं, तो वो ब्रांचेस चिपका के रखती हैं। बिल्कुल। अरुण जी, जानना चाहूँगी कि विजन अब इस योजना को लेकर आरबीआई का क्या है, क्योंकि नवंबर में ही प्रधानमंत्री ने इस योजना को हरी झंडी दिखाई है, 3 योजनाओं का समावेश इसमें है। तो आने वाले सालों में किस तरह से इस योजना को बढ़ते हुए आप देखते हैं, किस इस योजना का पूरे देश में किस तरह का असर आप होते देखना चाहते हैं, और बैंकों की जो प्रणाली है, बैंकिंग प्रणाली, इसमें किस तरह के सुधार आप इस योजना के जरिए देखते हैं? देखिए, अगर हम लोग ये जो बैंकिंग सेक्टर है या इवन नॉन बैंकिंग सेक्टर को देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 25-30 सालों से, तो ऑलरेडी हम लोग पाएंगे कि जो कस्टमर सर्विस है उसकी क्वालिटी ट्रेमेंडसली इम्प्रूव करी है। आज से 20-30 साल पहले का समय देखें,
और आज का हम लोग समय देखें तो बहुत बदलाव आए हैं। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस योजना की वजह से जो ओवरऑल कस्टमर सर्विस है वो उसके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करेंगे। बैंक्स भी ये समझ चुके हैं, क्योंकि इस योजना में पेनल्टी का भी प्रावधान है। तो अगर आपने मतलब जो शिकायत करते हैं उनकी शिकायत को निराकरण किया, या आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं किसी संस्था के खिलाफ, तो उस संस्था के ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन पेनल्टी नहीं देना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड शिकायतें कम होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस ट्रिमेंडसली इम्प्रूव करेगी। और एक जो तीसरी अलाइड चीज़ है जो अभी हम लोगों ने फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का डिस्कस किया, वो मुझे लगता है कि अगेन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं अगर कस्टमर्स या जो यूज़र्स ऑफ दीज फैसिलिटीज़ हैं वो खुद सचेत ना रहें। तो अगेन जैसे इस तरह के प्रोग्राम हैं, और हम लोग इसके अलावा भी प्रोग्राम्स करते हैं। हम लोग टाउन हॉल इवेंट्स करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, रिज़र्व बैंक करता है, सभी बैंक्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे लगता है उनके बढ़ने से ये जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस वाली जो प्रॉब्लम है ये गिरनी चाहिए। बिल्कुल। तो अरुण जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और एकीकृत लोकपाल योजना को लेकर आपने इतनी अहम जानकारी हमारे उपभोक्ताओं को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं एकीकृत लोकपाल योजना पर आधारित हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए हम सभी को इजाज़त। नमस्कार।